हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। मंजिलें कदम चूमेंगी रास्ता खुद बन जाएगा, मंजिलें कदम चूमेंगी रास्ता खुद बन जाएगा, हौसला जो कर दो बुलंद तो आसमां भी झुक जाएगा। तो इन्हीं खूबसूरत लाइनों के साथ आज हम लोग क्लास 12 में बेसिक फिजिक्स को आगे बढ़ाएंगे। मैंने जैसा कि आप लोगों से वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं 12th में आप लोगों को फिजिक्स पूरा पढ़ाऊंगा। ओके, तो मैं फिजिक्स को आगे बढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स में मैंने इससे पहले बेसिक वेक्टर मैंने पढ़ाया है। अगर कोई बच्चे जिन्होंने 11th क्लास में अच्छा से स्टडी नहीं किया है, जनरली बच्चे 12th में 11th क्लास को अच्छा से नहीं पढ़ते हैं और 12th में आकर के बहुत मेहनत करना चाहते हैं, 12th में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं उनका, क्योंकि बोर्ड एग्जाम होता है। तो आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने अगर 11th नहीं पढ़ा है तो चिंता नहीं करना है। तो 11th का मैं पूरा बेसिक अभी पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को 12th में फिजिक्स में ज़रा भी दिक्कत ना हो। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि अगर मेरे आप एक एक लेक्चर को फॉलो करोगे, बेसिक पढ़ोगे फिजिक्स, तो आपको 12th के फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, मैंने 11th क्लास का वेक्टर बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम वीडियो में मैंने पढ़ा रखा है। आप लोग जाकर, अगर आप न्यू व्यूअर्स आए हैं, अगर आप लोगों ने वेक्टर्स का लेक्चर नहीं देखा है, तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल में जाओ, विजिट करो और वेक्टर्स को जाकर देखो। ओके, मैंने वेक्टर बेसिक नाम से 12th बेसिक फिजिक्स में मैंने पढ़ा रखा है। आप लोग मेरे चैनल पे जाओ और विजिट करो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं इस कड़ी में आगे बढ़ाऊंगा आज के लेक्चर को, और मैं आज आप लोगों को 12th के बेसिक में 11th का एक चैप्टर है वर्क एनर्जी पार्ट। ओके, वर्क में पढ़ाऊंगा, आज एनर्जी भी पढ़ाऊंगा। तो वर्क बहुत ज़्यादा यूज होता है फिजिक्स के क्लास 12th में, खास तौर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने पहला चैप्टर तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ा रखा है, उसमें भी मैंने यूज़ किया था। अभी जो चैप्टर चलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो इसमें भी मैं वर्क डन का इस्तेमाल करूंगा। तो इससे पहले मैं वर्क डन आपको बहुत कम टाइम में पढ़ा दूंगा। 2 से 3 लेक्चर बनेगा, एक वर्क डन का बनेगा, एक आपको इलेक्ट्रिकल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आएगा। तो 11th आप पढ़ लोगे, थोड़ा सा अगर मेहनत कर लोगे, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दोगे 11th को, बेसिक को। ओके, आपको याद नहीं करना, रटना नहीं है। ओके, बस आपको इसको कंसेप्ट समझ लेना है। मैं जो पढ़ाऊंगा उसको नोट कर लेना, अच्छी बात है, लेकिन रटना नहीं। बस उसको आप ये कंसेप्ट समझ लेना, मजा आ जाएगा, ताकि आपको 12th पूरा अच्छा से क्लियर हो। ओके, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे दो आप लोग, थोड़ा सा सब्र कर लो, तो आपका 12th अच्छा हो जाएगा। ऊपर से मैंने जो वेक्टर पढ़ाया, वेक्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ आपको मैग्नेटिज्म में होने वाला है। ओके, तो वेक्टर पूरे फिजिक्स में आता है, फिजिक्स का वो बैकबोन कहा जाता है। इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, फिजिक्स अगर आप लोगों ने वेक्टर नहीं देखा तो वेक्टर जाके देखो, जो देखे हुए हैं वो रिवीजन करना चाहते हैं, रिवीजन के नाम पर देख सकते हो। ठीक है, चलो तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वर्क डन, आज हमारे 12th फिजिक्स में, बेसिक फिजिक्स में वर्क डन होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप देखो, मैं इसको पढ़ाता हूँ। ठीक है, क्या है ये वर्क डन? तो देखो, वर्क डन कब कहा जाएगा, पहली बात तो समझो। फिजिक्स में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि वर्क क्या होता है। जैसे आम भाषा में हम लोग, वर्क मतलब होता है कार्य, काम करना। ठीक है, तो हम लोग आम भाषा में क्या समझते हैं कि जैसे मेरी मम्मी, आपको आपकी मम्मी बोली जाओ सब मार्केट से ये सामान ले आओ, तो आपने काम किया। आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, शाम को इवनिंग में आपने पढ़ाई किया, पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, तो आपने पढ़ाई किया, यानी कि आपने काम किया। ओके, तो काम करने का डेली लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में अर्थ अलग अलग है। हमने, कोई आदमी काम कर रहा है तो दिखाई दे रहा है वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। कोई पढ़ रहा है तो काम कर रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है तो काम कर रहा है, कोई तो हथौड़ा उठाकर मार रहा है तो वो भी काम कर रहा है, कोई टीचिंग कर रहा है वो भी काम कर रहा है। लेकिन फिजिक्स में काम का थोड़ा सा अर्थ अलग है। ओके, माने वर्क का मीनिंग, वर्क का थोड़ा सा मतलब जो है फिजिक्स में थोड़ा सा अलग है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। फिजिक्स में मैं आपको बताऊं, जैसे मैं आपको बताऊं कि फिजिक्स में कौन वर्क करता है। जैसे रियल लाइफ में हम लोग वर्क करते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, वर्क जो एजेंट होते हैं वो काम करते हैं। जैसे कि मैं टीचिंग कर रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो मैं टीचर यहाँ पे पढ़ा रहा है, तो टीचर मैं जो हूँ वो मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं वर्क कर रहा हूँ। लेकिन फिजिक्स में वर्क करने वाला जो क्वांटिटी होता है वो फोर्स होता है। पहली बात तो ये समझ जाओ, पूरे फिजिक्स में जहाँ भी वर्क होगा, वर्क सिर्फ किया जाएगा किसके द्वारा, किसके जरिए कराया जाएगा? फोर्स के जरिए। फोर्स ही वर्क करता है। ठीक है, तो पहली बात, कभी भी हम लोग फिजिक्स में वर्क बोलते हैं तो बोलते हैं वर्क इज डन बाय द फोर्स, फोर्स के द्वारा किया गया काम। ओके, तो कभी भी वर्क होता है तो कौन करता है? चलो मेरे साथ रिपीट करो, वर्क करता है फोर्स। फिजिक्स में कौन वर्क करता है? फोर्स करता है, बल करता है। ठीक है, तो पहली बात दिमाग में बैठा लो कि वर्क इज डन बाय द फोर्स, वर्क फोर्स के द्वारा किया जाता है। अगर मैं इस दीवार को मैं धक्का मार रहा हूं, इस बोर्ड को धक्का मार रहा हूं, तो मैं फोर्स लगा रहा हूं इस पे। पुल और पुश फोर्स कहलाता है, धक्का और खिंचाव ही बल कहलाता है। तो पुल और पुश यानी कि धक्का लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो वर्क किया जा सकता है। लेकिन वर्क होने के लिए 2 शर्त है, 2 शर्त। पहली बात, वर्क का जो डेफिनेशन है देखो, वर्क इज सेड टू बी डन,
मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, आपको डेफिनेशन रटना नहीं है, एग्जाम में ये सब नहीं पढ़ाया, कंसेप्ट के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो वर्क इज सेट टू बी डन बाय द फोर्स एफ, कोई फोर्स लग रहा हो, वर्क तभी लगेगा, यानी फिजिक्स में वर्क होना तभी कहा जाएगा जब फोर्स लग रहा हो और उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो। जिस बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हो उसी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो। जहां पे भी डिस्प्लेसमेंट होगा और फोर्स होगा तब कहा जाएगा कि फोर्स वर्क हो रहा है। वर्क होने के लिए दो कंडीशन है, एक तो फोर्स लगाना चाहिए, दूसरा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होना चाहिए वो फोर्स के डायरेक्शन में होना चाहिए, फोर्स के अलाउ होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैं बोर्ड को धक्का लगा रहा हूं, ओके, मैं फोर्स लगा रहा हूं इस बोर्ड को या दीवार पे, इस दीवार को मैं धक्का लगा रहा हूं, लेकिन क्या दीवार अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहा है? क्या ये अपनी जगह से हट रहा है? नहीं हट रहा है। तो दीवार नहीं हट रहा है तो इसका मतलब है कि फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो कहेंगे वर्क डन बाय द फोर्स इज जीरो, माने जो मैं फोर्स लगा रहा हूं इस फोर्स के द्वारा किया गया काम जीरो है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ओके, यानी वर्क वहीं पे होगा जहां पे फोर्स भी लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा हो। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सुनो, अ फोर्स इफ देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट x, डिस्प्लेसमेंट को x भी लिखा जाता है और डिस्प्लेसमेंट को s से भी लिखते हैं हम लोग, s भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, अलोंग f। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर उसी के अलोंग अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम लोग वर्क डन कहा जाता है कि वर्क डन हुआ, उस फोर्स के द्वारा वर्क डन हुआ। तो डेफिनेशन देखो, इफ द वर्क इज सेट टू बी डन बाय द फोर्स F इफ देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट x अलोंग F। ओके, अगर फोर्स के अलोंग कोई डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको हम लोग फोर्स वर्क डन कहते हैं। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो। आप सुनो एक मिनट, अगर फोर्स की बात करो तो फोर्स अगर मैं लगा रहा हूं किसी एंगल पे, सुनना अच्छे से, देखो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, मान लो डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी पे हो रहा है इधर, मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट बॉडी में इधर हो रहा है, माने बॉडी इधर जा रहा है एंड फोर्स का डायरेक्शन है इधर। ओके, इस तरह फोर्स लग रहा है इधर, क्लियर हो गया आपको? सर ऐसा कैसे होगा? अरे मान लो ना, जैसे कि मैं ऊपर कोई चीज को खींच रहा हूँ, वो घसीटा रहा है, जैसे ट्रॉली जो होता है, ट्रॉली को आप खींचते हो, फोर्स तो आप लगाते हो ऊपर की ओर, लेकिन ट्रॉली घसीटाता है नीचे की ओर, डिस्प्लेसमेंट होता है ट्रॉली में नीचे की ओर। तो यही है, यानी हॉरिजॉन्टली होता है। तो फोर्स में इधर लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट एक्स हो रहा है, कुछ एंगल है थीटा, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, कोई भी एंगल है, तो इस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि फोर्स भी लगा रहे हैं, ट्रॉली को मैं खींच रहा हूँ, हम लोग ट्रॉली को खींच रहे हैं तो ट्रॉली पे फोर्स लगा रहे हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, यानी ट्रॉली अपनी जगह से हट भी रहा है, डिस्प्लेस भी हो रहा है, विस्थापित भी हो रहा है। तो फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। मैंने बोला कि जहां पे फोर्स भी लग रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा होगा, तो वहां पे वर्क हो रहा होगा, उसको ये वर्क डन हो रहा है, वर्क डन है। ओके, तो आप देखो फोर्स को तुम लोग दो पार्ट कर सकते हो, फोर्स का दो कंपोनेंट तोड़ सकते हो। अगर आप लोग वेक्टर पढ़ के आए हो तो वेक्टर आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि कंपोनेंट कैसे किया था। मैं आपको समझाता हूँ, चलो देखो कंपोनेंट कैसे करते हैं। जैसे मान लो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ आपके लिए, चलो राइट एंगल ट्रायंगल शायद दिखाई दे रहा हो आप लोगों को, ठीक है? मैं आप लोग के लिए इनको पहले मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है? चलो, ये मान लो कि मेरे पास ये हाइपोटेनस है, ये मान लो कि आपको ये थीटा है। अगर हाइपोटेनस पता हो राइट एंगल ट्रायंगल में, देखो ये इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको वर्टिकल कंपोनेंट बोल सकते हो, परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं बेस, आप जानते हो इतना, ठीक है? तो अगर आपको हाइपोटेनस पता है, कर्ण पता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण पता है, तो और हाइपोटेनस पता है, यानी कि हाइपोटेनस और एंगल पता है, तो आराम से आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हो, बेस निकाल सकते हो। कैसे सर? तो बताओ क्या होता है फॉर्मूला, बताओ तो। फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला बताओ तो। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, P/H। तो P इक्वल टू क्या होगा? H साइन थीटा, H साइन थीटा। और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो? B/H। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा? H कॉस थीटा। तो आप याद रखना ये बात, जिसको नहीं आता है मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि अगर आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए तो क्या करो कि जो हाइपोटेनस दिया हुआ है, जो रिजल्टेंट वेक्टर जो दिया हुआ है, उसको साइन से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। साइन के फॉर्मूला में परपेंडिकुलर आता है, तो अगर आप इसको हाइपोटेनस को साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परपेंडिकुलर मिल जाएगा। इसके हिसाब से देखो, आपके हिसाब से मैंने बताया। अब मैं ऐसे नहीं बनाएंगे, हम लोग सीधे करेंगे कि मुझे परपेंडिकुलर चाहिए तो उसके रिजल्टेंट को जो फोर्स लग रहा है या जो भी वेक्टर है उसको साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मुझे अगर बेस चाहिए तो उसी को एच को यानी हाइपोटेनस को कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो हाइपोटेनस का काम यहाँ फोर्स कर रहा है, तो इस फोर्स का भी दो कंपोनेंट होगा। एक इस फोर्स का एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल, जिसको परपेंडिकुलर बोल सकते हो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। एक होगा बेस यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कौन कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये मान लो ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट। मैं आपको समझाता हूं, यहां से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लो थोड़ा सा नीचे लेता हूं,
यहाँ से, ठीक है। ये जो है ना ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और यहाँ से परपेंडिकुलर ये बेस है। कहोगे सर ये इसी के नहीं इक्वल होगा, और ये जो परपेंडिकुलर यही तो इसी के इक्वल है। तो ये अगर आपने इक्वल कर दिया तो ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए मैंने क्या बताया आपको, परपेंडिकुलर निकालने के लिए साइन से मल्टीप्लाई कर दो। फोर्स एफ है, एफ को तुम साइन से मल्टीप्लाई कर दो, एफ साइन थीटा, परपेंडिकुलर निकल जाएगा। और अगर आपको बेस चाहिए यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए तो कॉस से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि लोग ये सब चीज समझ में आ गया होगा। तो जिनको आता है उसको चिंता नहीं करना, रिवीजन हो गया। और जिनको नहीं आता ये सब नोट कर सकते हो आप, वीडियो पॉज करो, इसको नोट कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वेक्टर का कंपोनेंट करने नहीं आता है तो बहुत दिक्कत वाली बात है। उम्मीद करता हूँ कभी आ गया होगा। कैसे निकालना है, कंपोनेंट दो होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट यानी परपेंडिकुलर, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि बेस। तो क्या करना होता है कि परपेंडिकुलर निकालने के लिए साइन से मल्टीप्लाई करते हैं और बेस निकालने के लिए कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। तो वेक्टर का मैं दो कंपोनेंट मिटा रहा हूँ इसको मैं, ओके चलो मिटा रहा हूँ। देखते रहो, समझना भी है, एक एक चीज को समझना, नोट नहीं करना, उसको अपना पॉज करके बेसिक चीजें उतार सकते हो। तो मैंने इस फोर्स का दो कंपोनेंट कर दिया, एक कंपोनेंट बनाया ये जो कि बेस है, ओके बेस है, सॉरी ये तो मिट रहा है, मैं थोड़ा सा दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, ब्लू कलर लेता हूँ, चलो ठीक है। चलो तो ये हो गया बेस, ये हो गया आपका क्या चीज, परपेंडिकुलर। तो एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा। अब मैंने आपको क्या बताया कि वर्क में, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क में जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, यानी कि मान लो कि वर्क, सुनना, अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो इस केस में वर्क नहीं होगा। यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट, किसी फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट वर्क में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, कोई कंट्रीब्यूशन उनका नहीं होगा, जीरो कंट्रीब्यूट होगा उसका, ठीक है। तो मैंने यहां नोट लिखा कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स डज नॉट डू एनी वर्क। जो किसी फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक फोर्स है कुछ एंगल पे लग रहा है, एक होगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा जिसको हम लोग परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट वर्क डन जीरो करेगा, माने उसका वर्क डन जीरो होगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट वर्क में कोई योगदान नहीं देगा, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, ओके। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट के अलावा जो भी एंगल पर होगा वो सब कंट्रीब्यूट करेगा, कुछ ना कुछ वर्क होगा। तो मैंने क्या लिखा गौर से देखो, तो बताओ कौन सा, आपको कह सकते क्यों, अरे सोचो ना, जो इस फोर्स का दो कंपोनेंट हुआ, एक एफ कॉस थीटा, एक एफ साइन थीटा। बताओ डेफिनेशन देखो तुमने, वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स एफ इफ देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट एक्स अलोंग एफ। माने वो डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के साथ लेना है जो फोर्स के डायरेक्शन में हो, जो फोर्स के सॉरी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो। तो देखो डिस्प्लेसमेंट एक्स है, एक्स के डायरेक्शन में कौन फोर्स का कंपोनेंट है, इस फोर्स का कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, यही तुम्हारा वर्क डन देगा, ओके। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल, ओके। जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स का मैंने दो कंपोनेंट किया है, एक एफ कॉस थीटा, एक एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा एक्स के डायरेक्शन में है, एफ साइन थीटा एक्स के परपेंडिकुलर है। तो जो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा वो वर्क डन जीरो देगा, माने उसका वर्क डन जीरो होगा। और जो कंपोनेंट फोर्स का एक्स के डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होगा, वो वर्क डन करेगा, बात खत्म। तो डेफिनेशन बोल रहा है कि वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स एफ इफ देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट एक्स अलोंग एफ। अगर डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, अगर फोर्स का जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होगा, तब कहा जाएगा कि वो फोर्स वर्क कर रहा है, वर्क डन, ओके। वर्क इज डन बाय द फोर्स अलोंग द फोर्स। अगर डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो अलोंग द फोर्स लेना पड़ेगा, या ये उल्टा भी बोल सकते हो आप कि अगर डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो अलोंग द फोर्स लेना पड़ेगा, या फोर्स ले रहे हैं तो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा, बात सेम है, ठीक है। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट के जो परपेंडिकुलर होगा वो वर्क डन जीरो शो करेगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, चलो आप ध्यान दो आप लोग अच्छा से। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या, बताओ क्या डेफिनेशन क्या है, फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। भाई पहले लिख दो फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, तो बताओ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट कितना है, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, ओके, ये इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है एक्स, मैग्नीट्यूड मैं ले रहा हूं, ओके, ये मैग्नीट्यूड है। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, एफ एक्स cos थीटा, ओके, वर्क डन इज इक्वल टू, खुद से ट्राई करो देखो। उसके बाद ये बताओ आप लोग को, मैंने पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आप लोगों को कि आपको वेक्टर आना चाहिए था। वेक्टर में मैंने वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया, जिसमें मैंने पढ़ाया डॉट प्रोडक्ट, अब मैंने पढ़ाया क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ आपको याद होगा, किसी बच्चे को नहीं पता है देख लो, ए डॉट भी होता है ए बी कॉस थीटा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है कॉस थीटा, और दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए बी साइन थीटा, ओके, ए बी साइन थीटा, एन कैप, ये वेक्टर होता है इसलिए एन कैप लगाते हैं। तो याद ना, डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है, ये याद रखना, ओके। जिनको नहीं आता था उनके लिए मैंने बता दिया। तो ये कॉस आ गया है, तो कॉस के लिए मैं लिखूंगा वर्क डन, ओके, ध्यान देना, वर्क डन
इज इक्वल टू एफ डॉट एक्स, ऐसा लिखते हैं हम लोग, डॉट डॉट। ओके, तो मैं इसको डब्बा में पैक कर रहा हूँ, मैं डब्बा, इसको भी मैं डब्बा में पैक करूँगा, इसको भी डब्बा में, दोनों चीज़ सेम है। चलो ठीक है, इसको भी डब्बा में पैक करूँगा, दोनों चीज़ सेम है, या तो ये लिख दो या तो ये लिख दो। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉट प्रोडक्ट आ गया। डॉट प्रोडक्ट क्यों आया सर? क्योंकि कॉस आ गया है, ठीक है। कॉस कभी भी आएगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो वर्क डन है, वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स का वो डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है। पहली बात समझ में आ गया। चलो अब तुम्हारे सामने तो फॉर्मूला में कॉस थीटा है, मैं इसमें कुछ केस कर रहा हूँ। देखो नंबर 1 देखो, स्टार्ट देखो, मैं हैशटैग 01 करके दे रहा हूँ। चलो ठीक है, हैशटैग 01, ठीक है। अब हैशटैग 0 मान लो कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, जो मैंने ऊपर बताया आपको। दैट मीन्स थीटा कितना हो जाएगा? 90। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। थीटा 90 है, ध्यान देना आप लोग। थीटा अगर 90 हो गया, रखो 90, तो फॉर्मूला का वर्क डन क्या होगा बताओ? वर्क डन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? एफ एक्स कॉस थीटा। थीटा की जगह 90, अब कॉस 90 वैल्यू कितना होता है? 0, यानी वर्क डन 0। मैंने अभी पहले ही आपको बताया था कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा तो उसका वर्क डन 0 होगा। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो वर्क डन 0। आपको सर अब अभी मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगेगा। जैसे एक कुली है, चलो एक कुली है, जैसे ध्यान दो, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। ये कुली है, ठीक है। चलो, कुली अपने सर के ऊपर क्या डाले हुआ बताओ? मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये कुली है, चलो कुली हाथ से अपने सर के ऊपर, मैं अभी थोड़ा सा फिगर, मेरा उतना अच्छा ड्राइंग नहीं है। चलो ये कुली है, चलो वाह सर कितना अच्छा। कुली अपने हाथ से टोकरी को अपने सर के ऊपर, टोकरी को अपने सर के ऊपर डाले हुआ, टोकरी को अपने सर के ऊपर डाले हुआ। लो लो, हाथ से पकड़े हुआ है, हाथ से पकड़े हुआ है। कुली है, कुली चल रहा है। ओके, कुली चल रहा है, कुली चल रहा है अपने ऊपर। कुली जो है अपने सर के ऊपर सामान रखे हुआ है और सामान लेकर जाकर चल रहा है। तो हम लोग तो देखेंगे तो कहेंगे कि कुली काम कर रहा है, हम लोग तो रियल लाइफ में ये कहेंगे। लेकिन फिजिक्स वाला अगर एक टीचर होगा, फिजिक्स वाला एक स्टूडेंट होगा, एक फिजिसिस्ट होगा, तो कहेगा कि ये वर्क नहीं कर रहा है, देयर इज नो वर्क डन। लेकिन ये कुली नहीं कर रहा है, वर्क डन हमेशा फोर्स का होता है। मैंने बताया ना, वर्क डन कौन करता है फिजिक्स में? हमेशा फोर्स करता है। तो इस कुली जो सामान रखे हुआ अपने सर के ऊपर, उस सामान का जो वेट होगा वो नीचे की ओर काम करेगा। वेट क्या होता है? ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी नीचे काम करेगा और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर। सोचो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। दोनों डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर और ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री में देयर इज नो वर्क डन। तो वर्क डन किसके द्वारा नहीं हो रहा है? वर्क डन बाय दी ग्रेविटी। अब बताओ, जो कुली फोर्स लेकर के ऊपर लगा रहा है, कुली का सर ऊपर फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटी नीचे लगा रहा है, तो कुली भी फोर्स मैंने कि वर्क डन 0 का है कि कुली का जो फोर्स होगा ऊपर की ओर लगेगा। अरे सामान उसने ऊपर रखा है अपने सर के ऊपर, तो सर को दबा रहा होगा, ग्रेविटी उस पर फोर्स लग रहा होगा और उसका सर भी तो ऊपर दबा रहा होगा। ओके, जिसको नॉर्मल फोर्स कह सकते हो। तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा, लेकिन दोनों ही केस में 90 डिग्री बनेगा एक्स के साथ, क्योंकि कुली जा रहा है इधर, फोर्स ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है नीचे, तो दोनों के बीच में एंगल 90 केस में वर्क डन 0। फिर कुली जो फोर्स लगा रहा है ऊपर की ओर, तो डिस्प्लेसमेंट इधर ऊपर लग रहा है, तब भी एंगल 90 डिग्री, तब भी फोर्स 0, मैंने वर्क डन 0। तो देखो इसका मतलब कि कुली काम नहीं कर रहा है, यही बोलेंगे हम लोग। तो फिजिक्स के भाषा में थोड़ा सा तुम लोगों को हो सकता है कि आश्चर्य लगे, हैरान हो जाओ इस बात को सुन करके। तो फिजिक्स में वर्क का मतलब थोड़ा सा अलग है। देखो कुली चल रहा है, सामान भी ढोए हुआ है, काम भी कर रहा है। हमारे नजरिए से, हर आदमी के नजरिए से वो काम कर रहा है, लेकिन फिजिक्स के नजरिए से, फिजिक्स की दृष्टिकोण से ये काम नहीं कर रहा है। ओके, क्योंकि इस पर जो फोर्स लग रहा है, एक ग्रेविटी लग रहा है, जो सामान ढोए हुआ सामान का वेट नीचे काम कर रहा है, फिर कुली ऊपर फोर्स लग रहा है। ओके, दोनों ही स्थिति में इस केस में वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है और फोर्स नीचे लग रहा है 90, फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, तब भी 90। तो वर्क डन बाय द कुली या वर्क डन बाय द ग्रेविटी इन दिस केस इज 0। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स जो कुली ऊपर लगा रहा है फोर्स, ओके, तो उसको एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे। जो कुली अपने ऊपर फोर्स, कुली ने अपने सर के ऊपर वेट रखा हुआ है, सामान रखा हुआ है, सामान को ग्रेविटी काम कर रहा है, तो ग्रेविटी एक अलग फोर्स है। अब कुली जो अपने सर से ऊपर धकेल रहा है, उसको ऊपर उठा के रखे हुआ है, तो वो ऊपर फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एजेंट। ओके, यानी कुली जो फोर्स लगा रहा है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज आल्सो 0 एंड वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज आल्सो 0। क्लियर हो गया इन दिस केस? तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ग्रेविटी इधर कम कर रहा है, तो ग्रेविटी का वर्क डन 0, ग्रेविटी का वर्क डन 0। और कुली जो ऊपर फोर्स लगा रहा है उसको बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज आल्सो 0। क्लियर हो गया?
समझ आया? कितना अजीब बात है कि यार काम तो कर रहा है लेकिन फिजिक्स के नजरिए से ये काम नहीं कर रहा है। चलो ठीक है, तो एग्जांपल मैंने आपको दिया, अगर नोट करना हो पुली वाला तो कोई बात नहीं है, फिगर। चलो दूसरा बात, अब अच्छा समझो। उसके बाद #02, चलो ठीक है, #02 मेरी बात समझना। अगर मान लो कि ये चीज समझो कि अगर थीटा का वैल्यू 0 और 90 के बीच में है, ओके, थीटा एक्यूट है। एक्यूट का मतलब क्या होता है कि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में है। तो आपको पता है, देखो वर्क डन, ध्यान देना, एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क डन में क्या है, कॉस आया। अब कॉस का वैल्यू 0 और 90 के बीच में पॉजिटिव आता है, और कॉस का वैल्यू 90 और 180 के बीच में नेगेटिव आता है। तो वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। वाह सर कैसी बात है। और एक बात, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, मैं उस पर भी आता हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ। तो वर्क डन क्या हो जाएगा इसमें, कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आपने ध्यान देना, #0, अगर थीटा का वैल्यू ऑब्ट्यूज ले लिया, ऑब्ट्यूज किसको कहते हैं, अधिकोण, हिंदी में इसको न्यून कोण कहते हैं, इसको अधिकोण बोलते हैं। तो थीटा का वैल्यू और 90 से बड़ा हो गया और 180 से छोटा हो गया, ओके। एंगल का वैल्यू जो है, दो वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा 0 और 180 तक ही रहता है, 180 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो वर्क डन इज नेगेटिव, क्योंकि कॉस नेगेटिव होता है। तो एक्यूट एंगल है तो वर्क डन पॉजिटिव, ऑब्ट्यूज एंगल है तो नेगेटिव। सर एंगल क्या है, थीटा क्या है, व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल, मैं लिख देता हूं यहाँ, थीटा क्या है मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं। थीटा इज द एंगल बिटवीन, ओके, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर, फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल है, ओके, थीटा। थीटा इज द, थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 180 होगा और मिनिमम वैल्यू 0 डिग्री, 0 और 180 के बीच में रहेगा, ओके। तो थीटा एक्यूट होगा तो पॉजिटिव वर्क डन, थीटा ऑब्ट्यूज होगा, ऑब्ट्यूज 90 और 180 के बीच में, तो उसका नेगेटिव होगा। 90 पर 0 मैंने बता दिया, और 180 पर नेगेटिव होगा, cos 180 का नेगेटिव होता है। यानी कि वर्क डन मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और मे बी 0। वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, और वर्क डन 0 भी हो सकता है, ओके। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग एकदम फॉलो करें एक चीज को, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। चलो उसके बाद दूसरा मैंने बोल दिया, उसके बाद 0 भी हो गया। और इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं और क्या बता दूं आप लोगों को, थीटा 90 हो गया, हाँ चलो। तो वर्क डन, हाँ एक और, तो इससे क्या पता चला कि वर्क डन, ध्यान दो, वर्क 04 में लिख दे रहा हूं, वर्क डन W मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। आपको सर पॉजिटिव तो समझ में आ जाएगा, ये नेगेटिव कब होगा सर, कैसे होगा, पॉसिबल नहीं है। अच्छा मैं बताता हूँ, डोंट वरी। चलो अब वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, मैं एक और बात मैं बता रहा हूँ अभी, आप लोग समझना। वर्क डन इज स्केलर, स्केलर ये स्केलर इज स्केलर है, एंड इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट भी देख लो, मैं लिख देता हूँ। वर्क डन, ओके, SI यूनिट ऑफ वर्क डन मैं लिख रहा हूँ, SI यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, SI यूनिट ऑफ वर्क डन, ओके। क्या होगा वर्क, सोचो, फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, न्यूटन मीटर, ओके। इसी को हम लोग की जूल भी बोलते हैं, इसी को जूल बोलते हैं, जूल, JOULE, जूल, इसको कैपिटल जैसे लिखता है। तो वर्क डन, SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल, याद रखना बात, माने एनर्जी का जो यूनिट होता है वही वर्क डन का यूनिट होता है, बात खत्म। तो वर्क डन, ये इसी को जूल बोलते हैं, न्यूटन मीटर को ही जूल बोलते हैं। तो जो एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है वही वर्क डन का यूनिट होता है। अब वर्क डन में और एनर्जी में बहुत बड़ा रिलेशन है, आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही अमेजिंग लेक्चर होने वाला है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जबरदस्त मैं कंसेप्ट दूंगा, कभी आप नहीं भूल पाओगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट, ओके। तो एसआई वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ये याद रखना, जूल, ओके। कभी भी पूरा नाम लिखो SI यूनिट, जूल अगर साइंटिस्ट का नाम है तो स्मॉल लेटर से लिखना, अगर सिंबल लिखोगे तो कैपिटल लेटर लिखोगे, ठीक है। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ आ गया आप लोगों को। चलो तो ये हो गया, SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल, ओके। अब क्या बताऊं मैं आप लोगों को, पहले इसको नोट करना था, नोट कर लो, चलो नोट कर लो इसको। मैं कुछ और एक और बात बताता हूँ, CGS यूनिट बता देता हूँ आपको, 07 CGS यूनिट किसे कहते हैं सर, सेंटीमीटर में। CGS यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होता है इसका होता है CGS यूनिट अर्ग, क्या होता है अर्ग। अब एक अर्ग में एक रिलेशन याद रखना, एक अर्ग इज इक्वल टू, रटने की जरूरत नहीं है, काम आएगा। एक अर्ग इक्वल टू होता है 10 का पावर 7, उल्टा मैंने बोल दिया सॉरी। एक जूल इक्वल टू होता है, एक जूल इज इक्वल टू होता है 10 का पावर 7 अर्ग, ओके, ये याद रखना। ये जूल क्या होता है, जूल होता है SI यूनिट और अर्ग होता है CGS यूनिट, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्क डन का, ओके, SI यूनिट होता है जूल, लेकिन CGS यूनिट होता है अर्ग,
एक अर्ग इक्वल टू कैसे होता है वही मैं समझा सकता हूँ आप लोगों को। देखो ना यहाँ पे मैं प्रूफ करके बताता हूँ। चलो वर्क डन का फॉर्मूला मैंने क्या बनाया, फोर्स, तो फोर्स को ले लो 1 न्यूटन, फोर्स को ले लो 1 न्यूटन और डिस्टेंस ले लो 1 मीटर। 1 न्यूटन में ओके ध्यान देना मैं बताता हूँ। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास हो गया किलोग्राम, 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर ऑलरेडी है तो मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा। ओके मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 किलोग्राम को रहने दो तो मैं लिख रहा हूँ 1 किलोग्राम 1 मीटर स्क्वायर 1 सेकंड स्क्वायर को नीचे लिख दो। अब बताओ किलोग्राम में कितना होता है, 1000 kg, 1000 ग्राम। चलो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर करना। और सेकंड स्क्वायर को तो रहने दो, सेकंड स्क्वायर को छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। तो 1000 और ये 10 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा, 4 जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर ओके पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 4 3 7 10 का 7। इसी को बोलते हैं अर्ग, यही अर्ग होता है 10 का पावर 7। प्रूफ हो गया, हो गया, बहुत आसान है। तो रटने की जरूरत नहीं है, सब समझने की चीज़ है। आपको अभी 12th में इतना काम नहीं आएगा सब, बस खाली वैल्यू याद रखो, बस हो गया, काम बन गया। ओके चलो तो ये मैंने आपको प्रूफ कर दिया 10 का पावर 7। तो 1 जूल इक्वल टू होता है 10 का पावर 7 अर्ग, ये याद रखना बात को, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद कहोगे सर वर्क डन कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव क्यों होगा सर, वही देख लो अच्छे से देख लो। मैं कुछ पहले वैल्यू यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, कॉस का वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। कहाँ लिख दूँ कॉस का वैल्यू, अच्छा लिख दूंगा लास्ट में, पहले समझ लो ओके, वो पहले समझ लो, मैं वैल्यू लिख दूंगा लास्ट में। चलो ठीक है, देखो एग्जांपल समझो प्रैक्टिस कि नेगेटिव कब होगा। जैसे मान लो कि एक फोर्स लग रहा है इस तरह, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 10 मीटर ओके, और फोर्स लग रहा है मान लो कि 10 न्यूटन का, ठीक है। एंगल है 60 डिग्री। अब बोला वर्क डन निकालो, तो 60 है तो पॉजिटिव होगा क्योंकि 90 से कम है, निकालो। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है बताओ, खुद से सोचो। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, थीटा की जगह 60 डिग्री रख दो। फोर्स का वैल्यू कितना है 10, कॉस 60, डिस्प्लेसमेंट भी कितना है 10, और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 50 जूल। वर्क डन हो गया 50 जूल, प्लस 50 जूल आया यानी कि पॉजिटिव है ओके, यानी कि थीटा ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है सॉरी। मान लो अब मैं क्या करूँ, मान ली फोर्स इधर लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, तो ऐसा हो सकता है। एंगल 120 डिग्री है, और उसके अलावा जो है डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है ओके। ये मान लो डिस्प्लेसमेंट 10 न्यूटन है, और फोर्स जो है तुम्हारा लग रहा है 5 न्यूटन का, कितना लग रहा है 5 न्यूटन का। सोचो क्या होगा वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंगल 120 डिग्री है। फोर्स का वैल्यू हो गया आपको 5, डिस्प्लेसमेंट 10, और कॉस 120 का वैल्यू -1/2 होता है, काट दो -25 जूल, 2 नेगेटिव आ गया, आगे ना आ गया। और इसका फिल करवाना, फिल मैं करवा देता हूँ, रुको फिल करवाता हूँ। जैसे कि मान लो एक चीज़ समझो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ओके, नोट करना तो नोट कर सकते हो, ये बच्चा वाला बात सब है ओके। मैं आपको एग्जांपल तीसरा देता हूँ, चलो समझो। जैसे मान लो जब एक बॉडी को हम इसको खींच रहा हूँ इधर ओके, खींच रहा हूँ 20 न्यूटन से, खींच रहा हूँ 20 न्यूटन से। तो इस बताओ इस बॉडी इस बॉक्स को, ये बॉक्स है मान लो, ये बॉक्स है, हाँ बॉक्स को मैं जमीन पे खींच रहा हूँ ओके। अब जो खिंचाएगा इस पे, मान लो ये मैं खींच रहा हूँ इसको, ये हमारा जमीन है, जमीन पे इस बॉक्स को खींच रहा हूँ, ठीक है, पकड़ के खींच रहा हूँ। पकड़ के खींचोगे तो आप फोर्स लगा रहे हो इधर, आप फोर्स लगा रहे हो इधर ओके। लेकिन जो बोलेगा क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट हुआ मान लो कि 10 मीटर, मान लो डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर, बोलेगा आप फोर्स निकालो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैसे मैं कर देता हूँ, मैं भूल गया था, ये कर ही देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। कि अगर आपने फोर्स इधर लगाया ओके, एग्जाम्पल नहीं उतारोगे तो चलेगा, अगर उतारना चाहते हो तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, तो आगे बढ़ते हैं। चलो पहले एग्जाम्पल इसको करता, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग ले लो। चलो मैं मौका देती हूँ, मैं मिटा दूंगा इसको, जल्दी करो। ठीक है मैं इसको मिटा दूंगा, हो गया। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटा रहा हूँ मैं इसको। चलो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको, अच्छा से रुको। मैं मिटा रहा हूँ सबको, पूरा चीज़ मिटा रहा हूँ, चिंता नहीं करो, मैं बढ़िया से आपको और अच्छे से समझाऊंगा। थोड़ा मेरा वीडियो बड़ा होता है लेकिन मैं पूरा कंटेंट देता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ। और अधूरा मत पढ़ा करो आप लोग, पूरा पढ़ा करो, थोड़ा मन लगा पढ़ो, दिल खुश हो जाएगा। अगर थोड़ा बड़ा वीडियो होता है तो आपको थोड़ा सा बोरियत होती है, तो एक वीडियो को दो पार्ट में बांट लो, 15-15 मिनट के गैप पे देख लो, 20-20 मिनट के गैप पे देख लो, टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो तो मैं आपको कुछ और बात बताना चाहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो कि एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है इधर, जैसे मान लो ये जैसे ब्लॉक है, ये मैं फोर्स लग रहा हूँ इधर मान लो, ठीक है। चलो इसमें फोर्स लग रहा है F ओके, ये फोर्स लग रहा है, कुछ भी फोर्स लग रहा है मान लो F1, ठीक है। इस पर जब आप खींचोगे ना इस पे बॉडी को, तो बॉडी और इस जमीन के बीच में फ्रिक्शन होगा। जैसे मान लो मैं इसको घसीट के उधर ले जा रहा हूँ, उधर ले जा रहा हूँ, तो उधर ले जाऊँगा तो ये हम तो उधर खींच रहे हैं इसको, फोर्स उधर लगा रहे हैं, एक फोर्स इधर भी लगेगा जिसको फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन हमेशा जो एक्सटर्नल फोर्स है उसके अपोजिट लगता है फ्रिक्शन।
जिसको भी तुम धकेल, जैसे मैं इसको धकेल के जा रहा हूँ तो मैं तो फोर्स लगा रहा हूँ उधर, लेकिन फ्रिक्शन इधर लगेगा। क्लियर हो गया? फ्रिक्शन। ओके, तो जैसे मान लो बॉल को तुम लुटका कर छोड़ दिया, तो लुटका कर छोड़ देते हो, जैसे साइकिल तो आप लोग चलाते हो, साइकिल जब आप पुल से यानी ऊंचाई से जब छोड़ते हो पैडल को छोड़ के, चलते चलते कहीं ना कहीं रुकोगे, नहीं रुकोगे, तो रुकोगे क्यों? क्योंकि इस पर फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट लगता है, तो फ्रिक्शन लगेगा इधर। ठीक है, फ्रिक्शन लगेगा इधर। मान लो एफ मैंने बोल दिया, तो बताओ ये F1 है, मान लो ये फोर्स F है, ये स्मॉल f है, ये फ्रिक्शन है, मैं इसको बोल रहा हूँ फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन, इसको मैं छोटा f बोल रहा हूँ, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, बॉडी यहाँ आ गया, मान लो बॉडी यहाँ तक आ गया, x डिस्प्लेसमेंट किया, बॉडी डिस्प्लेसमेंट किया। तो अगर इस फोर्स का एक्सटर्नल जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ इसका वर्क डन निकालूंगा, तो उसके लिए एंगल 0 डिग्री इस्तेमाल करूंगा। इस फोर्स का वर्क डन निकालूंगा, तो मैं लिख रहा हूँ वर्क डन बाय द फोर्स F, कैपिटल F, एक्सटर्नल फोर्स। तो क्या होगा फोर्स F इंटू एक्स कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री क्यों सर? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0, सेम डायरेक्शन आएगा तो एंगल 0 डिग्री होगा, तो फोर्स इंटू एक्स हो जाएगा सीधे। ओके, लेकिन अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन बोल दो, फ्रिक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा आपको, बहुत ज्यादा काम आएगा। ओके, ध्यान देना। अगर फ्रिक्शन की बात करो, स्मॉल एफ है, ये थोड़ा डिफरेंस देना अच्छा से। फ्रिक्शन की बात करो तो फ्रिक्शन किस तरह काम कर रहा है? फ्रिक्शन इधर काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट उधर, दोनों अपोजिट है, तो अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा? फ्रिक्शन F इंटू एक्स कॉस 180 डिग्री, एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट है। तो यहां समझने वाली बात है कि फ्रिक्शन वर्क डन बाय द फोर्स F, कैपिटल F, दैट मींस द एक्सटर्नल फोर्स इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव। लेकिन वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि अपोजिट फोर्स है, तो इसका वर्क डन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि cos 180 का वैल्यू -1 होता है, -1 यानी कि -fx, तो इसका वर्क डन निगेटिव होगा, वर्क डन निगेटिव। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स के बीच में सेम डायरेक्शन है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्योंकि 0 डिग्री। ओके, सेम डायरेक्शन है, तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में अगर एक 180 एंगल है यानी अपोजिट डायरेक्शन है, तो 180 एंगल हो जाएगा, 180 एंगल हो जाएगा, 180 एंगल इस तरह, तो 180 एंगल के इसमें वर्क डन नेगेटिव होगा, ऑलवेज रिमेंबर। तो नेगेटिव वर्क डन कैसे हुआ समझाया आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काम आएगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज पॉजिटिव, और वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, अपोजिट फोर्स जो है वो नेगेटिव हो गया है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं कुछ वैल्यू लिख देता हूँ, अगर कॉस का वैल्यू आपको याद नहीं है तो मैं लिख दे रहा हूँ। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू में लिख दे रहा हूँ, बहुत स्टैंडर्ड, काम आता है, ये बच्चों को नहीं आता रहता है, मैं इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना। बायोलॉजी वाले बच्चे तो खास तौर से नोट करना, क्योंकि बायोलॉजी वाले बच्चे अक्सर भागते हैं मैथ से, तो भागना नहीं है, बहुत ईजी कर दूंगा मैं। ओके, 0 डिग्री, 30 डिग्री, ओके, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90, इतना तो आई होप आपको आता ही होगा, फिर भी मैं बताता हूँ। 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180, इतना ही तक आपको याद रखना है। ठीक है, 0 से 90 में पॉजिटिव होता है और 90 से 180 में नेगेटिव होता है। तो जो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, मैं cos लिख देता हूँ, cos का वैल्यू सिर्फ cos का लिखना और किसी का नहीं लिखना। cos का वैल्यू, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, पता होगा आप लोगों को। cos 1/2 का 45 का वैल्यू 1/2 होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, cos 120 का वैल्यू, देखो 120 का वैल्यू cos 60 के इक्वल होगा, यानी 180 में से कितना घटाओगे तो 120 बचेगा। 180 में से हमेशा 180 को मोहरा बनाना, तो 180 माइनस 60, 20 होगा 120, तो 180 60 के बराबर होगा, लेकिन निगेटिव के बराबर कर देना। cos 60 का वैल्यू 1/2 तो 1/2। अब 135 कितना के इक्वल होगा, 45 के, 180 माइनस 45, 180 में से 45 घटाओगे तो 135 पड़ जाएगा, 45 के बराबर, 45 का वैल्यू कितना 1/2 माइनस लगा दो, बस कितना ईजी है, देखो कितना ईजी है, खाली माइनस लगा देना। अब 150 किसके इक्वल होगा था, 180 माइनस 30, 180 में से कितना घटाओगे तो 150 बचेगा, 30 घटाओ, 30 का वैल्यू कितना है √3/2, माइनस खाली लगा देना √3/2। अब बताओ cos 0 का वैल्यू कितना है 1, खाली माइनस लगा दो, बस हो गया, ये आपका cos का वैल्यू। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट है कि ये वैल्यू उतार लेना, काम आएगा, बहुत काम आएगा, cos में बहुत काम आता है, साइन में मैं बता दूंगा, साइन में। ओके, डोंट वरी। ओके, तो ये जिसको लिखना होगा वैल्यू लिखना, कहीं काम आएगा। तो ये आपका वर्क डन बाय दी फोर्स हो गया। लेकिन जो अभी फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, मैंने हेडिंग जो दिया पिछले स्लाइड पे देखना, आप लोग जो स्क्रीन शॉट लिया होगा, तो उसमें आपको देखना कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स मैं बता रहा हूँ। कांस्टेंट फोर्स का मीनिंग समझे कि जितना देर तक डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उतना समय तक फोर्स इक्वल लग रहा था। जैसे मैं मान लो मैं इसको कि इस बोर्ड को, इस मार्कर को घसीट के यहाँ ले आओ, यहाँ, तो मैंने यहाँ 2 न्यूटन फोर्स लगाया, यहाँ 2 न्यूटन, 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 हर जगह 2 न्यूटन। जितना डिस्प्लेसमेंट तक मुझे फोर्स चाहिए था, वर्क डन चाहिए था, उतना वर्क डन, उतना डिस्प्लेसमेंट तक अगर फोर्स कांस्टेंट लग रहा, कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या हुआ,
क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो दो चीज़ों से उसका वैल्यू सेम रहेगा, उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो 2 न्यूटन, हर जगह 2 न्यूटन है, डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन राइट है, राइट, तो डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसलिए फोर्स कांस्टेंट माना जाएगा, फोर्स यूनिफॉर्म माना जाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन तो सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। मामला तब फंसता है जब फोर्स वेरिएबल होता है, तो वहां पे इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आता है। बच्चे को जैसे इंटीग्रेशन का नाम आता है, बच्चा को बुखार लग जाता है कि इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, यही 12th में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो उस पर भी मैं आता हूं। पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट मिटा रहा हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अगर कॉस का भी वैल्यू, साइन का भी वैल्यू चाहिए तो साइन का भी वैल्यू लिख सकते हो आप लोग, साइन का वैल्यू लिखना है तो लिख लो। लो मैं लिखा देता हूं आप लोग को, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। लो मैं तीनों का लिखा देता हूं, लो लिख लो आप अच्छा से, साइन का भी लिखा देता हूं। साइन का सब पॉजिटिव होगा, साइन का सब पॉजिटिव लिख लो, बहुत ईजी है। ओके, साइन का आपको पता है ये उल्टा कर देते हैं, 0 1/2 1/√2 √3/2 उल्टा कर दो 1। और साइन का भी इससे उतना ही है, साइन 120 का कितना होगा, साइन 60 के इक्वल, खाली प्लस में होगा, साइन का प्लस में होता है। ओके, साइन 60 के इक्वल, साइन 45 का 1/√2 के इक्वल, इसके बाद क्या बोलते हैं इसका साइन 150 का 30 के इक्वल 1/2, और साइन 180 का 0 होता है। 10 का निकालना है, साइन में कॉस से भाग कर दो, 10 का अगर निकालना है साइन में कॉस से भाग कर दो, बस ये तीनों वैल्यू याद होना चाहिए आप लोग को, बहुत काम आता है। 0/1 साइन बाई कॉस उल्टा लिखा गया, साइन बाई कॉस 0/1 आंसर 0, 2 कैंसिल 1/√3 आपको पता है, रूट कैंसिल 1, ये √3, ओके 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा 1/0। साइन में डिवाइड करते हैं, tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है साइन बाई कॉस। साइन में जब भी आप कॉस से भाग कर दोगे, डिवाइड कर दोगे तो आपको tan मिल जाएगा। ओके, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। चलो अब इसको डिवाइड करो, 2 कैंसिल -√3, इसको डिवाइड करो -√3/1, √2 कैंसिल -1, 2 कैंसिल -1/√3, और 0/1 0 हो जाएगा, 10 का भी 0 0 होता है। तो उतारना है तो उतार लो इसको। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिया आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ले लिया होगा। चलो चलो जल्दी करो। ओके चलो मैं आपको अब बताता हूँ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ओके चलो मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको, एक एग्जांपल से एक चीज़ समझाता हूँ, इंटरेस्टिंग पॉइंट। एक एग्जांपल याद रखना। चलो एक एग्जांपल क्या याद रखना, मैं आपको बताता हूँ, देखो अच्छा से। जैसे मान लो मैं एग्जांपल आपको करवाता हूँ, ये काम आएगा आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे एक बॉडी है, मान लो कि ये 5 kg का बॉडी है। ओके, इसको मैं उठा रहा हूँ, मैं उठा करके h हाइट तक, h हाइट यानी कि मान लो 10 मीटर ऊंचाई तक ले गया, ठीक है। अब इस पर कितने फोर्स लगेंगे, सोचो कितने फोर्स लगेंगे। एक फोर्स तो इस पर ग्रेविटी लगेगा mg, एक पे मैं उठा के ले जा रहा हूँ m ऊपर, तो एक्सटर्नल फोर्स, तो उसको मैं f बोल रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, ये mg है। अब मुझे वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन आप निकालो। चलो बताओ, अगर तो आपको बोला जाए वर्क डन बाय ग्रेविटी का, वर्क डन कभी भी बोलेगा तो फोर्स का बोला जाएगा। तो इसका एग्जांपल, ये एग्जांपल में कुछ खास बात मैं बताना चाहता हूँ, एक थ्योरी बताऊंगा आपको। चलो वर्क डन बाय mg, मैं ले रहा हूँ यहाँ पे वर्क डन बाय mg, mg मतलब ग्रेविटी, तो mg वर्क डन बाय mg क्या होगा बताओ। फोर्स लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, दोनों में एंगल कितना है 180 नेगेटिव, तो माइनस लगा ना सीधा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 180 में लेता हूँ, ऐसे लिख दो हटा। फोर्स हो गया, फोर्स जो हो गया, फोर्स क्या होता है mg, तो फोर्स निकालने पहले वेट होता है, वेट mg, तो mg m का वैल्यू 5 है, g का वैल्यू 10 रख दो। g जो होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिक्स है, 10 से गुना कर दो, 9.8 लिया जाता है, लेकिन हम लोग अभी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए 5 × 10 तो हो गया आंसर 50 न्यूटन। कितना हो गया 50 न्यूटन। तो बताओ क्या लिखोगे, फोर्स हो गया 50 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हो गया 10, और कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, तो यानी माइनस होगा -500 जूल, 500 -500 जूल। तो ये वर्क डन हुआ किसका, ये वर्क डन हुआ ग्रेविटी का वर्क डन हुआ। लेकिन मैं बोलूँ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कौन है, जो मैं उसको उठा के ऊपर ले जा रहा हूँ, इसे उठा के ले जा रहा हूँ, तो मैं भी तो फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन ग्रेविटी के इक्वल ले जा रहा हूँ, ग्रेविटी के इक्वल ही माना जाएगा वो। ओके, तो मेरा जो ग्रेविटी है वो 50 न्यूटन, हम भी फोर्स उस पर 85 न्यूटन लगा रहे हैं, उतना ही है, लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स का डायरेक्शन सेम है, मैंने फोर्स भी ऊपर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, तो सेम होगा। पॉजिटिव ले लेंगे, सीधे पॉजिटिव ले लेता हूं मैं, नेगेटिव cos 180 नहीं लेंगे, cos 0 डिग्री लेंगे, तो डायरेक्टली 50 × 10 मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 500 जूल हो जाएगा। तो देखो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज -500 जूल, बट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहते हैं जो बाहर से फोर्स लग रहा है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एजेंट। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज +500 जूल। तो अगर आपको ग्रेविटी का माइनस में है तो इसका प्लस में होगा, उसका प्लस में होता है तो इसका माइनस में होता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल से आप समझ जाओगे। मैं इसको मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है लेकिन मैं पूरा बात बताऊंगा। ओके चलो 40 मिनट हो गया ऑलरेडी, मैं मिटा रहा हूँ इसको। चलो
आप लोग लिख लेना पूरा बात को उठा लेना, पूरी बात को इसमें से नोट कर लेना। मैं थोड़ा सा बिठा रहा हूँ, बहुत गंदा हो गया। ओके, मैं पूरी बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग हड़बड़ाना नहीं, पूरा कंसेप्ट नोट करना, पढ़ना, मजा आएगा। जब कंसेप्ट मिलता है तो मजा आता है। कोई भी चीज़ टफ नहीं है, सब आसान है। मुझे लगता है कि फिजिक्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड, सबसे आसान सब्जेक्ट है। दुनिया का हर सब्जेक्ट ईजी है, बस आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ रहे हो और आपको पढ़ाने वाला कौन है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, टीचर इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑनलाइन आप फ़ायदा उठा सकते हो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो। ओके, सर की बात को मान सकते हो, सर को सपोर्ट कर सकते हो, अपने दोस्तों को खूब शेयर करो वीडियो को, ताकि हमको हिम्मत मिले, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा कर पाऊँ। ओके, तो बहुत सपोर्ट करो, और ज़रूर है कि आप लोग सपोर्ट कर भी रहे हो, तब तो यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। चलो ठीक है, हम लोग छोटे शहर से उठ रहे हैं, ओके, बिना किसी साधन के, तो आप ही लोग उठाने वाले हो, आप ही लोग प्यार करते हो, इसलिए तो। ओके चलो, बहुत प्यार मिला है आप लोगों का, इस तरह प्यार करते रहो। चलो ठीक है, चलो अब मैं हेडिंग दे रहा हूँ, वर्क डन बाय दी, ओके, वर्क डन बाय दी वेरिएबल फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में डिस्प्ले आता है इंटीग्रेशन का कंसेप्ट। ओके, इंटीग्रेशन का कंसेप्ट मैं इंटीग्रेशन करना सिखाऊंगा आपको, चिंता नहीं करना। इंटीग्रेशन का मैं कंसेप्ट आपको समझाऊंगा, डोंट वरी, थोड़ा सा वेट कर लो, मैं आपको इंटीग्रेशन का कंसेप्ट समझाऊंगा। ओके चलो, मैं कुछ इंटीग्रेशन इसमें भी आपको बता देता हूँ। ओके चलो, तो देखो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके देखो, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, यहाँ काम आएगा। वेरिएबल फोर्स क्या होता है सर, ध्यान देना, वेरिएबल फोर्स। ओके, अब एक चीज समझो, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, चलो पहले ध्यान देना, आप लोग खुद डिसाइड करना। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में मैं ग्राफ बनाता हूँ आप लोगों के लिए, जब ध्यान दो। जैसे कि मान लो कि डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, ये x है, ये फोर्स F है। ओके, आप ध्यान देना, मैं इस ग्राफ से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ये ओरिजिन है, मैं एक ग्राफ ऐसे बना दे रहा हूँ। चलो इसका मीनिंग क्या समझे, एक ग्राफ का मीनिंग क्या होगा तो आप लोग खुद बताओ, फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? पहले ये केस समझो पहले आप, तब मजा आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ये फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? यहाँ पे ये फोर्स जो है, ये फोर्स कांस्टेंट है। बोलोगे सर क्यों कांस्टेंट है? सर क्यों कांस्टेंट है? कि फोर्स जो है वाई एक्सिस के डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। ओके, अब फोर्स जो है ऑलवेज एक ही डायरेक्शन में है। ओके देखो ना, गौर से देखो ना, मैं समझा रहा हूँ अभी थोड़ा सा। ग्राफ से फिजिक्स को समझना बहुत आसान हो जाता है। आप कितना बच्चा लोग समझता है नहीं ग्राफ, और उसको लगता है कि बहुत भारी है। नहीं, ग्राफ आसान है। देखो एक डिस्प्लेसमेंट, तुम आगे जाओ, राइट जाओगे तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 होगा, यहाँ पे x वैल्यू 3 होगा, यहाँ पे x वैल्यू 4 होगा, यहाँ पे x वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, यानी x बढ़ रहा है, लेकिन फोर्स का वैल्यू उतना ही है। फोर्स क्या है? y का वैल्यू। हाइट देखो, यहाँ भी, यहाँ अगर x का वैल्यू तो 5 लिए, तुमने x का वैल्यू 5 लिया यहाँ पे, तो यहाँ भी तो y का वैल्यू उतना ही रहेगा। y तो चेंज नहीं हो रहा है, y ना यहाँ चेंज हो रहा है, क्योंकि पैरेलल है। जब ग्राफ पैरेलल है तो y का वैल्यू फिक्स है, यानी फोर्स का वैल्यू फिक्स है। तो फोर्स का वैल्यू पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव मतलब कि y एक्सिस के डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया, एक तो डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है और दूसरा मैग्नीट्यूड सेम है, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। मैग्नीट्यूड, सर मैग्नीट्यूड क्यों सेम है? क्योंकि देखो ना, वैल्यू एक हर यहाँ मान लो कि मैंने बोला 50 न्यूटन है, 50 न्यूटन है, 50 न्यूटन हर जगह रहेगा। मैंने बोला 10 न्यूटन है, हर जगह 10 न्यूटन। ये ग्राफ पैरेलल है, पैरेलल ग्राफ ये बता रहा है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, और चूंकि डायरेक्शन भी सेम ही है, क्योंकि वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड में है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स क्या है? कांस्टेंट फोर्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये फोर्स कैसा है? कांस्टेंट फोर्स है। तो जब फोर्स कांस्टेंट है तो हम लोग वर्क डन निकालते हैं, तो क्या करते हैं कि डायरेक्टली क्या करो, वर्क डन इक्वल टू फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सा बात है, कुछ है नहीं। और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में आपका क्या लग रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी लग रहा है। सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि फोर्स को डिस्प्लेसमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से देखो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है आपका यहाँ पे? देखो तो फोर्स क्या है, ये लंबाई, ये सॉरी हाइट, जिसको विड्थ बोल सकते हो। यहाँ से ये फोर्स ही हो गया, और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया लंबाई। फोर्स को डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करो, ये रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया? ये रेक्टेंगल बन गया। देखो ये जो मैं इसको घेर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल बन गया, आयत बन गया। आयत का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ, एरिया लंबाई गुना चौड़ाई। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट गुणा कर दो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इससे क्या पता चला कि अगर कांस्टेंट फोर्स है या कोई फोर्स है, ध्यान देना, कोई फोर्स वर्क डन निकालना है तो फोर्स को तुम्हें क्या करो, एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ अंडर एरिया मैं लिख रहा हूँ, पहले यहाँ पर लिख दो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या हो जाएगा? एरिया अंडर, ओके, एफ एक्स ग्राफ, एफ एक्स कर्व, जो भी बोले,
माने एफएक्स कर्व का जो एरिया होगा वही एरिया आपको वर्क डन देगा, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगा, वर्क डन निकल जाएगा, ये वर्क डन हो जाएगा। सिंपल सा बात है। तो कभी भी ग्राफ से वर्क डन निकालना हो ना तो ये क्या करो, उसका एरिया निकाल लो। फोर्स का डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एरिया निकाल लोगे तो ये जो एरिया होगा वो वर्क डन दे देगा, ये टोटल वर्क डन हो गया। क्लियर हो गया, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब चलो वेरिएबल फोर्स की बात कर लेते हैं, इसको साइड कर लेना, ठीक है, मैं इसको अलग से लिख दूंगा, चलो कोई बात नहीं। अब मैं एक और ग्राफ बना रहा हूँ अच्छा से, मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ इस बार ध्यान देना अच्छा से। चलो अब मैं वर्क डन बाय वेरिएबल, ये क्या था, ये जो मैं अभी डब्बा में लिखा हूं ये है वर्क डन बाय मैं लिख दे रहा हूं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ओके, उसमें कोई इंटीग्रेशन का कंसेप्ट नहीं है, इंटीग्रेशन का कंसेप्ट नहीं है, सीधे मल्टीप्लाई कर देना है, सीधे मल्टीप्लाई कर देना है एंगल देखते हुए, ठीक है। चलो अब है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब ध्यान देना आप लोग, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये फोर्स हो गया, चलो आप लोग ध्यान देना, ठीक है, ये आपका फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना, मैं मान लूँ कि जैसे मान लो ये कर्व है, कोई भी कर्व है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ये कर्व आया, यानी डिस्प्लेसमेंट बढ़ा रहे हैं, ध्यान देना आप लोग अच्छे से, ओके। जैसे मान लो मैं यहाँ थोड़ा सा ऐसे लेता हूँ, ज़्यादा नहीं तो ऐसे, चलो ठीक है, ऐसे लेता हूँ, ध्यान देना अच्छे से। डिस्प्लेसमेंट बढ़ा रहे हैं, फोर्स का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, हर जगह डिस्प्लेसमेंट फोर्स का वैल्यू चेंज हो रहा है। यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ इतना था, देखो ये वैल्यू होगा फोर्स का वैल्यू, यहाँ पे गए, यहाँ इस पॉइंट पे देखो तो फोर्स का वैल्यू कुछ और हो गया, यहाँ पे गया फोर्स का वैल्यू कुछ और हो गया, यानी फोर्स का वैल्यू चेंज हो रहा है। देखो ना, ये यहाँ पे कुछ और है फोर्स का वैल्यू, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, लेकिन इस केस में तो फोर्स का वैल्यू सेम था। तो जो मैं अभी आपको पढ़ा कर आया हूँ वो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन था। कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन सीधे मल्टीप्लाई करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब फोर्स आपको ये हो, वेरिएबल हो, तो जो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया आपको एफ डॉट एक्स, जो मैंने आपको एफ डॉट एक्स का फॉर्मूला पढ़ाया वर्क डन का, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है, ध्यान दो मेरी बात को, मैं समझा रहा हूं कि ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब वर्क डन जो है वो फोर्स कैसा फोर्स के द्वारा हो, कांस्टेंट फोर्स के जरिए हो। अगर ये फोर्स कांस्टेंट है तभी ये वर्क डन का फॉर्मूला लगेगा, ओके, नहीं तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो, चूंकि ये फोर्स जो है ये कांस्टेंट है ही नहीं, क्योंकि हर पॉइंट पे, कर्व के हर पॉइंट पे फोर्स का वैल्यू चेंज हो रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो फोर्स वेरिएबल है, फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, ओके। तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो क्या कर सकते हैं सर, क्या करेंगे, हर जगह हम लोग क्या करते हैं, एक तरीका सुनो, एक तरीका। अब आपको ये समझ में आएगा कि इंटीग्रेशन क्यों जरूरी है, इंटीग्रेशन का जरूरत क्यों पड़ती है। तो चूंकि ये फोर्स वेरिएबल है तो अब इसका वर्क डन निकालना, मुझे वर्क डन का मतलब क्या हुआ कि इसका एरिया निकालो, ये एरिया निकालो। सोचो मैंने क्या बोला कि जो एरिया निकालोगे वही वर्क डन होगा, जो फोर्स और एक्स के बीच में ग्राफ खींचेंगे और उसका एरिया निकालोगे तो वही तो फोर्स हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। तो मुझे ये एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए। अब बताओ इस एरिया को निकालने का आपके पास कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला है? अरे ये तुम बोल रहे थे सर ये इसको निकालने का फॉर्मूला था, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ये फिक्स्ड शेप है, एक पर्टिकुलर शेप है, एक ज्योमेट्रिकल शेप है, रेक्टेंगल, आयत यानी रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ, फार्मूला होता है आपके पास। लेकिन क्या इस तरह के शेप का कोई फार्मूला है? बताओ कोई शेप, ये तो कोई आपको इरेगुलर शेप है, इसका कैसे बनाओगे? तो इस केस में इसका एरिया कैसे निकालोगे? तो इंटीग्रेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल, ओके, फॉर फाइंडिंग एरिया। यानी इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा यूज है एरिया निकालने में। आज से आप लोगों को प्यार हो जाएगा मैथमेटिक्स से। आप लोग मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन नहीं पढ़ो, मेरे साथ बने रहना, मैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब पढ़ाने वाला हूँ, कैलकुलस में पढ़ाने वाला हूँ, मैंने स्टार्ट कर रखा है। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो देखो, अगर मैंने सेट से स्टार्ट किया कैलकुलस के लिए, वो सीरीज चल रहा है, आप लोग सीरीज देख सकते हो, आप देख भी रहे हो उम्मीद करता हूँ। चलो ठीक है, आप देखो यहाँ पे, तो ये एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, मैं समझाने के लिए बिठा रहा हूँ इसको, गैदरिंग हो जाएगा। ये एरिया कैसे निकालोगे? तो ये एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सुनो मेरी बात को, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, देखो क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ से एक छोटा सा स्ट्रिप काटेंगे, ध्यान देना, कोई भी स्ट्रिप लो, काटो, एक छोटा सा स्ट्रिप काटेंगे, इसका जो यहाँ तक लंबाई तो इसका एक्स मैंने बोल दिया, इसका जो लंबाई है, बट ये जो लेंथ है इसको बोल दिया dx। क्या बोल दिया? dx मतलब क्या होता है सर? dx मतलब स्मॉल विड्थ, ये स्मॉल विड्थ है, ये तो x है, मैंने x ले लिया, चलो x ले लिया। चलो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये x यहाँ लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन खत्म, ओके। ये फोर्स में यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक एक बात को समझ में मजा आ जाएगा। तो मैंने ये विड्थ ले लिया x dx, ये इसकी चौड़ाई x है। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक जाने में फोर्स का मैग्नीट्यूड बिल्कुल 9 के बराबर बढ़ा है, ज्यादा नहीं बढ़ा है। मैंने ये फोर्स को यहाँ से यहाँ तक जाने में मैंने बहुत करीब पॉइंट है, बहुत छोटा स्ट्रिप मैंने काटा है, बहुत पतला स्ट्रिप काटा है, मैंने बहुत छोटा रेक्टेंगल काटा है। इसको बहुत सारे रेक्टेंगल में काट देंगे और सारे रेक्टेंगल के एरिया को जोड़ के निकाल मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर देंगे। समझ आया बात को? मैंने कि ये आयत है, रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल ये जो यहाँ से यहाँ तक जाने में ओके, फोर्स का वैल्यू 9 के बराबर, नेग्लिजिबल चेंज हुआ है, ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में फोर्स कांस्टेंट है,
फोर्स कांस्टेंट है, माने यहां से यहां तक जाने में, माने इतने छोटे से एरिया में फोर्स कांस्टेंट को हम लोग एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा एरिया है। तो इसमें हम लोग इसका जो मतलब कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट बोल दिया dx, फोर्स लगा होगा F, मान लो कांस्टेंट फोर्स, F को मैं dx से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा इसका एरिया हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? मैंने क्या बोला कि फोर्स को dx से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका ये एरिया हो जाएगा। ये फोर्स हमारा कांस्टेंट फोर्स हो जाएगा क्योंकि ये छोटे यहां से यहां तक जाने का फोर्स है, माने बहुत छोटा सा माने कि फोर्स लग रहा है इतने से पार्ट के लिए, माने dx डिस्प्लेसमेंट में जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग F बोल रहे हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट फोर्स इसलिए मैंने पढ़ा है। तो इतने से एरिया का जो इतना सा एरिया निकला, ये जो वर्क डन हुआ इसको बोल दूंगा वर्क डन, ओके, स्मॉल वर्क डन, DW बोल देंगे, DW। मतलब क्या हुआ कि ये छोटे से एरिया को बोलेंगे वर्क डन जो हुआ, क्योंकि मैंने बोला एरिया ही आपका वर्क डन होता है, एरिया ही वर्क डन होता है। तो एरिया जो निकला ये छोटा सा एरिया को बोलेंगे DW, माने ये स्मॉल वर्क डन हुआ इतना सा पार्ट का। अब इसका ऐसा और स्ट्रिप काटो, छोटा सा और काटो, इसका और काटो, इसको फिर जोड़ो, इसका एरिया निकालो, इस तरह करके सबको ऐड कर दो, यानी बहुत सारा इनफाइनाइट स्ट्रिप काटते हैं हम लोग, बहुत सारे स्ट्रिप काटते हैं, सबको जोड़ देते हैं। तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा टूल है, वो टूल है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम लोग कि स्मॉल पार्ट का एरिया निकालते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने से क्या होता है, पूरा अपने आप जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है, इंटीग्रेशन ऐड कर देता है, तो टोटल वर्क डन निकल जाएगा। तो हम इतना लंबा नहीं करेंगे, मुझे टोटल वर्क डन चाहिए तो क्या करेंगे, DW को इंटीग्रेट कर देंगे, इसको। अब सर इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे, मान लो ये वैल्यू, मान लो कि ये x1 है, ये वैल्यू x2 है, ओके, x1 से x2 को इंटीग्रेट कर देंगे, बात खत्म, यही आपका वर्क डन हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा x1 से, ओके, x2 फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज है। लो हो गया। इंटीग्रेशन का मीनिंग समझ आया कि क्यों इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इंटीग्रेशन का इस्तेमाल जोड़ने के लिए किया जाता है। तो एक छोटे से एरिया को मैंने, क्योंकि मुझे टोटल वर्क डन चाहिए इस फोर्स का, क्योंकि ये फोर्स वेरिएबल फोर्स है। क्यों वेरिएबल है सर, हर जगह इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो वेरिएबल फोर्स है। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन का, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब फोर्स कांस्टेंट हो, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल फोर्स है। तो मैंने क्या किया कि छोटा सा पार्ट काटा, छोटा सा रेक्टेंगल बनाया, आयत बनाया, उस रेक्टेंगल में फोर्स कांस्टेंट को हम लोग मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक जाने में फोर्स ज्यादा चेंज नहीं हुआ होगा, तो फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स कांस्टेंट है तो मैंने उसका वर्क डन निकाल लिया, एरिया निकाल के, एरिया निकाला, वर्क डन निकल गया। तो ये वर्क डन हो गया, ये फोर्स इनटू dx है छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ओके, और टोटल डिस्प्लेसमेंट हमको चाहिए टोटल के लिए वर्क डन, तो हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन जो है उसको स्मॉल वर्क डन बोलेंगे। स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वर्क डन निकल जाएगा, टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, बात खत्म। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ आया होगा। अब वर्क डन कैसे निकालेंगे मैं आपको समझाता हूं। अब कहोगे सर क्वेश्चन पे कैसे समझेंगे कि ये वर्क डन, जो अब मैं क्वेश्चन करा के दिखाता हूं आपको कि कैसे मैं समझूंगा कि ये जो है वेरिएबल फोर्स है कि ये कांस्टेंट फोर्स है। तो मैं आपको समझाता हूं, डोंट वरी। पहले इसको नोट कर लो आप लोग, इसको नोट कर लो, मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, कुछ इंटीग्रेशन में करवाऊंगा आपको। जल्दी करो, ओके, चलो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। चलो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, थक गया, पी लो। तो इसमें तो चींटी आ गया, जा चींटी आ गया। ठीक है, चलो मैंने पानी पी लिया है आप लोगों के लिए। चलो मैं आपको समझाता हूं आपको अच्छा से। मैं एक एग्जांपल देता हूं, समझ में आ जाएगा। फोर्स वेरिएबल कैसे होगा, तो फोर्स इक्वल टू लिखा हुआ है x+2, ये डिस्प्लेसमेंट रिलेशन में है। मान लो x का वैल्यू 1 लोगे तो फोर्स का वैल्यू क्या आएगा, 1 + 2 3 आएगा। x का वैल्यू 2 लोगे, फोर्स का वैल्यू क्या आएगा, 2 + 2 4 आएगा, 4 न्यूटन। x का वैल्यू 3 लोगे, 3 मीटर, तो फोर्स का वैल्यू आएगा 3 + 2। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये फोर्स कैसा है, ये फोर्स वेरिएबल है, फोर्स इज वेरिएबल। कैसे समझ में आ गया सर वेरिएबल है, क्योंकि हर डिस्प्लेसमेंट पे फोर्स का वैल्यू डिफरेंट आ रहा है। मैंने ये नहीं बोला कि हर जगह ये थोड़ा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर फोर्स कुछ और है, इस डिस्प्लेसमेंट पर फोर्स का वैल्यू कुछ और होगा, इस डिस्प्लेसमेंट पर फोर्स का वैल्यू कुछ और होगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट चेंज होने से फोर्स भी चेंज हो रहा है, यानी फोर्स वेरिएबल फोर्स है। जब भी आपको एक्स दिखाई दे, यानी कोई वेरिएबल दिखाई दे फोर्स के एक्सप्रेशन में, समझ जाओ कि वो फोर्स वेरिएबल फोर्स है। लेकिन मैं लिख दूं ऐसा करके, फोर्स इक्वल टू लिख दूं मैं 2I कैप + 3J कैप, ऐसे मैंने लिख दिया। ये फोर्स कांस्टेंट है, क्यों, न तो इसमें एक्स है, न वाई है, न जेड है। एक्स वाई वेरिएबल है ही नहीं, कांस्टेंट फोर्स है ये कांस्टेंट फोर्स है। पहचान बहुत आसान है,
कांस्टेंट फोर्स में इंटीग्रेशन की कोई जरूरत नहीं, इंटीग्रेशन भी कर दो तो बन जाएगा सवाल, बिना इंटीग्रेशन से बनेगा। लेकिन अगर ये फोर्स इस तरह का वेरिएबल है तो आपको इस तरह का इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको, पहले समझ में आ गया। ये फोर्स वेरिएबल है, कैसे समझ में आ गया? एग्जाम्पल मैंने दे दिया, नो ये पहचान एग्जाम्पल से याद आना कि फोर्स वेरिएबल का मतलब क्या हुआ। जब भी एक्स दिखाई दे, वाई दिखाई दे, कोई वेरिएबल दिखाई दे फोर्स के एक्सप्रेशन में, समझना कि वेरिएबल फोर्स है। ये कंपटीशन में काम आता है आप लोग बोर्ड के लिए, लेकिन कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी, क्योंकि बोर्ड का थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मिटाओ मैं इसको। चलो, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। ऐसे आपको इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कुछ इंटीग्रेशन करना। ओके, थोड़ा वेट कर लो, मजा आएगा इंटीग्रेशन में, मैं समझा दूंगा आपको। चलो ठीक है, ठीक है। चलो मैं कुछ इंटीग्रेशन आपको करना सिखाता हूँ। ओके, चलो मैं कुछ इंटीग्रेशन आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं कुछ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपके लिए लिख देता हूँ, सारे बच्चों के लिए ध्यान देना। ये सांप देखो, ये सांप है, ये सांप, नागिन सांप इंटीग्रेशन का सिंबल है। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, x का इंटीग्रेशन n+1 बाय n+1। और डिफरेंशिएशन ध्यान देना, मैं डिफरेंशिएशन भी लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको कंफ्यूजन ना हो। गरीब बच्चों के लिए, जो गरीब बच्चे जो बायोलॉजी लेकर पढ़ते हैं उनको, मैथ वाले बच्चे तो ठीक ठाक होते हैं। ओके, x का पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, ओके, n इंटू n टू x टू द पावर n-1 डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन कहाँ पे काम आएगा वो तब भी बताऊंगा मैं, अभी इंटीग्रेशन का बता रहा हूँ, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि याद रहे, दोनों याद रहेगा, आपको फायदा रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। देखो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, n मल्टीप्लाई में लेते हैं और एक पावर घटता है। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि एक पावर जुड़ता है पहले, तब डिवाइड में जाता है। यहाँ गुना में आता है, यहाँ भाग में जाता है, लेकिन यहाँ पे पहले गुना में आता है तब पावर घटता है, लेकिन यहाँ पहले जुड़ के भाग में जाता है, जुड़ के भाग में जाता है और एक पावर जुड़ता है। माने यहाँ घटता है, यहाँ जुड़ता है, यहाँ गुना में आता है, यहाँ भाग में आता है, लेकिन यहाँ एक पावर घटता है, यहाँ एक पावर जुड़ता है, बस ये उल्टा है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन याद रखना। तो ये फॉर्मूला को मैं डब्बा में पैक कर रहा हूँ। ओके, समझा? जैसे मैं कुछ एग्जांपल करवाऊँ आपको, एग्जांपल दूँ, इस पे एग्जांपल दूँ। जैसे मैं बोलूँ कि बताओ x का इंटीग्रेट क्या होगा, इंटीग्रेशन x का पावर कितना, अभी 1 है, 1 ले लो, 1 ले लो, तो 1 में जोड़ो, 1+1 1+1 क्या हो जाएगा, x² 2 हो गया, क्लियर हो गया। जिसे मैं बोलूँ बताओ dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे को बहुत दिक्कत करता है ये। तो यहाँ गुना में कितना है, 1 है, 1 है, 1 को तुम लिख सकते हो x का पावर 0, क्योंकि x का पावर 0 1 होगा। ओके, किसी नंबर का पावर 0 1 होता है। ओके, तो रखो यहाँ पे, इसका फॉर्मूला लगाओ, 0+1 0+1 लो, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/1, आंसर आ गया x। यानी dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन x होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करने का मैं तरीका सिखाता हूँ आपको, बहुत आसान तरीका, बहुत काम आएगा, फिजिक्स में बहुत काम आएगा, पूरे फिजिक्स में भरपूर मिलेगा ये। x का डिफरेंस इंटीग्रेशन x होता है, सॉरी dx का इंटीग्रेशन x होता है। जैसे मैं बोलूं बताओ dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, dt का t होगा। मैं बोलूं ds का इंटीग्रेशन बताओ, ds का s होगा। ऐसे याद रखो कि जो इंटीग्रेशन का साइन है ये नागिन है, नागिन सांप, याद रखना। ओके, समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, नागिन सांप है, नागिन सांप डी को खा जाता है, डी को खा जाता है, सीधे याद रखना, नागिन सांप डी को खा जाता है। तो मैं ऐसे बेसिक पढ़ाने वाला हूं, आप लोगों को चिंता नहीं करना। ओके, तो ओके डोंट वरी, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। चलो, तो मैं नागिन साहब के बारे में बोल रहा हूँ कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, यानी d को मार देता है, dt को, हाँ t बचेगा। मैं बोलूँ बताओ dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो y बोलोगे, da का इंटीग्रेशन बोलोगे तो क्या होगा, a बोलोगे, तो d मर जाता है, d इंटीग्रेशन के साथ रहेगा तो खत्म हो जाएगा, बस खत्म। ओके, तो ये बहुत ईजी है, बहुत बार काम आता है। उसका बाद मैं तुम आपको बोलूँ, चलो कि बताओ √x का कैसे निकालोगे, √x का, तो कैसे निकालो √x, बताओ √x को पावर हाफ, आप पावर हाफ के लिए आप कर दो, जोड़ दो, कितना आसान है, खुश है, x का पावर हाफ में 1 जोड़ दो, ऐसे करके हाफ प्लस 1/4 तो कर दो, हो गया, x का पावर 3/2, नीचे भी 3/2, पलट दो, तो ये 2/3 हो जाएगा, वो x का पावर 3/2 हो गया आंसर, यही है, कुछ नहीं है, क्लियर। अब एक मैं आपको लिमिट वाला सिखा देता हूँ, लिमिट वाला। जैसे और एग्जांपल, ये एग्जांपल था, ये आपका ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये सब याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन याद कर लेना ये सब बहुत अच्छा से। ओके, उसके बाद मैं बताता हूँ एक और लिमिट वाला सिखा देता हूँ। जैसे मान लो x का, मैं जैसे मैं बोल दूँ कि x का पावर स्क्वायर है, यहाँ x है प्लस यहाँ 1 है, जैसे मान लो, अब मुझे बोल दिया इसको इंटीग्रेट करो, इसका वैल्यू मैंने दे दिया 1 से 2, मान लो 1 से 2 दे दिया, बच्चे को दिक्कत होता है इसमें, मैं करके दिखाता हूँ। चलो, इसको अलग इंटीग्रेट करो, जो अलग मैं करके दिखाता हूँ, x² को अलग इंटीग्रेट करो। चलो, उम्मीद कर रहा हूँ दिखाई दे रहा होगा, मैं नया मार कर ले लेता हूँ। चलो ठीक है, उसका x को अलग इंटीग्रेट करके दिखाओ। चलो, लिमिट बाद में दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 को हम लोग कल अलग से, 1 को दिखाने की जरूरत नहीं है। बताओ x² का लिखोगे 1 2+1 2+1 2+1, इसमें बोलो 1+1, क्यों 1 पावर है, 1+1 1+1। अब dx का मैंने बोला x होता है, लिमिट लिखा दो, लिमिट दिखा दो 1 से 2, 1 से 2 मैंने लिमिट लिया, मैं समझा रहा हूँ आपको अच्छा से। चलो यहाँ आ जाओ, वैल्यू लिख लेना तुम लोग, नीचे जगह नहीं है मेरे पास। चलो बताओ, ओके, x का पावर 3/3, यह बताओ, मैं 0 से 1 ले रहा हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा मेरा, 0 से 1,
कर लो, अब तुम भी करोगे सर क्या 1 से 2 रहने दो। इसके बाद x का स्क्वायर हो जाएगा बाई 2 और यह x उसका पावर 1 से 2, चलो 1 से 2 ऐसे लिख देते हैं, इंटीग्रेशन हो जाएगा, dx सब हट जाएगा। रखो अपर लिमिट रखो, एक बार क्या करते हैं, एक बार अपर लिमिट रखते हैं, एक बार लोअर लिमिट। अपर लिमिट 2 का क्यूब बाई 3, 2 का स्क्वायर बाई 2 और 2, ये अपर लिमिट हो गया। मैंने x का वैल्यू एक बार 2 रख दिया, जहां जहां x था उसमें मैंने 2 रख दिया। एक बार 1 रखो, चलो माइनस बीच में देना फॉर्मूला, 1 का पावर 3 1 का स्क्वायर बाई 2 अब प्लस 1 x ये 1 अब रखो। 2 का क्यूब कितना होगा 8 बाई 3, 2 का स्क्वायर 4 को काट दो, 2 बचेगा, 2 दूना 4, 2 से कट गया प्लस 2, ये अपर लिमिट हो गया। माइनस 1 का क्यूब 1 बाई 3, ये 1 का स्क्वायर 1 2 और 1 हो गया। चलो सर कैलकुलेशन कर लो, हो गया 2 2 4, तो ये हो जाएगा 8 बाई 3 प्लस 4 और ये हो जाएगा तुमको 3 गुना 6, ये हो जाएगा तुमको 2 3 5 5 1 6 6 बटा 6 वो 1 हो जाएगा। देखो अंदर से 3 6, तो ये आपको कर दोगे, ये हो जाएगा आपको 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, नहीं गलती हो गया, ये 3 एलसीएम ले लोगे, इसके नीचे छिपा हुआ है तो 6 और ये हो जाएगा 2 प्लस 3 5 5 और 6 11 बाई 6 हो जाएगा, कर लेना। तो यहाँ एलसीएम ले लो, 6 एलसीएम हो जाएगा, तो ये 8 2 16 और ये हो जाएगा 16 और 24, 16 और 24 कितना हो जाएगा 16 और 24 40 में से 11 घटा दो तो 29/6 हो गया आंसर। ये आंसर आ गया। कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मेन है कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अब मैं वेरिएबल फोर्स का आपको कुछ क्वेश्चन करवा के दिखाता हूँ, रुको वेरिएबल फोर्स का मैं कुछ क्वेश्चन करवा के दिखाता हूँ कैसे करोगे, ठीक है। चलो मैं आपको जो एग्जाम्पल दिया था, जैसे मान लो वहाँ पे, चलो ये एग्जाम्पल देख लो। जैसे मान लो फोर्स दिया हुआ है x+2, आप बोल रहा है कि मुझे वर्क डन निकालना है, x का वैल्यू 1 से लेकर के 4 मीटर तक, जैसे मान लो 4 मीटर तक चाहिए। चलो ये फोर्स मीटर में दिया हुआ है, ये मीटर में निकालना मुझे 1 मीटर टू 4 मीटर तक, ये मुझे फोर्स दिया हुआ, बोला वर्क डन निकालो, फाइंड वर्क डन। चलो वर्क डन निकालना है, सिंपल सा बात है, F = x+2 वेरिएबल है। फॉर्मूला मैंने क्या बताया कि इंटीग्रेट कर दो, क्या कर दो वर्क डन निकालना था, वर्क डन क्या करना पड़ेगा F × dx, ओके dx, और इंटीग्रेशन कहाँ से 1 से लेकर के 4 तक, तो 1 से 4 तक दिया हुआ है, इंटीग्रेट कर दो, वेरिएबल है, कैसे पता नहीं वेरिएबल फोर्स है क्योंकि x है। अब फोर्स का वैल्यू रख दो यहाँ पे, ओके चलो ये हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, डिस्प्लेसमेंट चलेगा, x+2 × dx रख दो, बस हो गया 1 से 4। चलो कर दो, x को अलग कर दो, x को अलग इंटीग्रेट कर दो, लिमिट बाद में रख देंगे कोई दिक्कत नहीं है, 2 को अलग इंटीग्रेट कर दो, 2 कांस्टेंट है बाहर कर दो, 2 इंटीग्रेट dx को इसमें मल्टीप्लाई किया, dx को इसमें मल्टीप्लाई किया, चलो 1 से ये 1 कर दो, 1 से 4, x का पावर कितना 1 है तो 1 + 1 डायरेक्टली करो, 1 + 1 2/2, अरे ऐसा करो ना 1 + 1 जैसे मैंने वहाँ किया 1 + 1। चलो उसके बाद 2 dx का x मैंने बता दिया, लो अपर लिमिट हो गया 1, लोअर अपर लिमिट हो गया 4 और लोअर लिमिट हो गया 4, तो x²/2 आप लोग खुद देखो कितना आसान है, ओके। और ये 2 × 2x रहने दो, चलो अब वैल्यू पुट कर दो, चलो वैल्यू पुट करो, अपर लिमिट 4 तो 4 का स्क्वायर बाई 2 आई 2 × 4, चलो अपर लिमिट हो गया, ये x की जगह एक बार 4 रख देंगे, माइनस लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर बाई 2 और 2 1 2, बस हो गया, कितना आसान देखो, तो 4 जगह 16 16 2 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, ये अपर लिमिट माइनस 1 का स्क्वायर 1/2 और ये 1/2 हो जाएगा, चलो 2 दूना 4 5/2 हो जाएगा, 16 माइनस 5/2, तो ये हो गया 16 से 32 27/2 हो गया आंसर। इतना जूल आंसर आ जाएगा वर्क डन, कितना आसान है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, तो आप लोग देख लेता हूँ मैं कुछ और, मुझे तो पढ़ाना तो नहीं है, चलो ठीक नहीं है, कुछ नहीं पढ़ाना। अब मैं और भी इंटीग्रेशन का मैं एक बहुत अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। तो चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो, चलो स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ले लिया इंटीग्रेशन आपको अच्छा लगा होगा, आज का क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग कृपया करके प्लीज़ लाइक करके जाना, बिना लाइक के मत जाना, ओके। गुरु दक्षिणा देकर जाना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपसे मैं कुछ नहीं मांगता हूँ। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर आपको मेरा लेक्चर आपको यूजफुल लगा होगा, तो बस आप लोग मेरे लिए बस एक लाइक कर दो, ओके लाइक कर दो, और उसके अलावा अपने दोस्तों में कम से कम एक दोस्त को जरूर शेयर कर देना, ठीक है। चलो इससे आपको हिम्मत मिलता है, हम लोग छोटे शहर से लेकिन बिना साधन के भी आप लोग के लिए मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, धीरे धीरे मेरे चैनल पे आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देगा, बहुत सारा इंप्रूवमेंट हो रहा है और बहुत कुछ मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। आप लोग फ़ायदा उठा रहे हो तो अपने दोस्तों को भी फ़ायदा उठाने दो, ठीक है। कुछ नेक काम करो, नेकी कर दरिया में डाल, है ना, किसी का आपसे भला हो जाएगा, इससे बहुत बड़ी बात कोई, इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती है ज़िंदगी में। आप जब कोई खास काम या कोई नेक काम करोगे ना, नेक काम आपको अभी आपको काम नहीं आएगा, लेकिन जब आप कभी परेशानी में रहोगे, दिक्कत में रहोगे, तो वो नेक काम में आपको क्या हुआ, आपको हिम्मत देगा, हौसला देगा, ठीक है। चलो तो आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, ओके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में फिजिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक और बेसिक लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का मैं जबरदस्त लेक्चर लेकर आने वाला हूँ आपको। वो लेक्चर देखने के बाद आप लोग पूरा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर हो जाएगा 100%, मैं प्रॉमिस करता हूँ। बस मेरे साथ बने रहो। और इसी तरह मैं कैलकुलस का सीरीज चला रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो उसमें मैंने सेट थ्योरी स्टार्ट किया है। सेट थ्योरी का मैं 4 लेक्चर डाल भी चुका हूँ, तो आप लोग जाकर देख सकते हो, अपने दोस्तों को भी बोल सकते हो, 11th वाले बच्चे भी देख सकते हैं, 12th वाले बच्चे भी देख सकते हैं। चलो ठीक है, तो इसी तरह आप लोग मेरे साथ बने रहें और मेरा साथ देते रहें। कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सी यू देन, बाय बाय।